हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लोथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पॉलिटिकल का चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नेम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज एंड इंडियन इलेक्ट्रो सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है, जो हमारे देश में 18 साल के युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है, उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो पूरा इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसे चलता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच एन एक्सपेरिमेंट बीन सो बोल्डली अंडरटेकन। इंडिया ने एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एक सिद्धांत को अडॉप्ट किया। वो जो सिद्धांत था वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत था, जो कि पूरे एक बड़े विश्वास के साथ, एक आम आदमी के विश्वास के साथ उसको अपनाया गया। एडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो 18 साल की उम्र के बच्चों को या युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, तो ये चीज़ जो है हमारे इंडिया ने इस सिद्धांत को जो अपनाया। तो यहाँ पे लिखा कि नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इतिहास में अगर देखें तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा जो एक्सपीरियंस था, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट था, सो बोल्डली अंडरटेकन, ऐसा एक्सपेरिमेंट इतने साहस के साथ पहले कभी भी नहीं लिया गया था। ये बात जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताई थी नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी। अब यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 बिग क्वेश्चन, जिनके बारे में हम चैप्टर में समझेंगे। और जब नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएंगी, इन तीनों के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे, व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसको अभी हम समझेंगे। इलेक्ट्रल सिस्टम क्या है, ठीक है। थर्ड है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रल सिस्टम काम करता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनके आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, वाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड, सब इतने एक्साइटेड क्यों है। तो ये कहता है कि इट्स जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोटिंग ही तो है। और यहाँ पर जो ये है वो बोलती है जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोटिंग, इट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन। ये हमारे डेमोक्रेसी के अंदर एक क्या है, एक बिगेस्ट सेलिब्रेशन है हमारे लोकतंत्र के अंदर। अब कुछ लोग जो है ना वोटिंग के दिन पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है वोट देने जाना। तो यहाँ पे जो लोग एक्साइटेड होते हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन होता है, बिगेस्ट सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो क्या है। उससे पहले यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो फ्रेंचाइजी है, अ राइट टू ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, ये हमें एक अधिकार दिया गया है सरकार की तरफ से वोट देने का, अपने मत को देने का, मताधिकार। फ्रेंचाइजी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, जिसको हिंदी, फ्रेंचाइजी को हिंदी में बोलते हैं मताधिकार, मत देने का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको समझना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वुड बी द फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द आउटसाइड। अब जितने भी यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो हमारी इंडिया डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही विशेष जो है एक अधिकार है। ठीक है, हमारे इसमें हर एक चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये एक फीचर है, एक विशेषता है। ठीक है, हमारे किसमें, इंडियन डेमोक्रेसी में। उसके बाद देखो, दिस मीन दैट एवरी अडल्ट सिटीजन गेट 1 वोट। इसका मतलब ये कि हर एक अडल्ट सिटीजन जो कि 18 साल का है वो एक वोट दे सकता है। एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। ये नहीं कि अगर कोई गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हैंस इसलिए एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 एंड अबव हैज़ टू राइट द वोट। अब इसलिए हर एक इंडियन, हर एक भारतीय जिसकी एज, जिसकी आयु 18 साल है या उससे ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट से है, किस ग्रीड से है, उसका क्या रेस है, उसका क्या रिलीजन है, किस धर्म से है, उसका क्या जेंडर है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी कितनी आय है, कितनी इनकम है हर महीने की, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, द वर्ड यूनिवर्सल कॉनोट्स दिस। अब जो ये यूनिवर्सल वर्ड है ना वो हमारा देखो इसी से बना है। यूनिवर्सल का मतलब ना उसमें कोई कास्ट, ब्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम कुछ भी नहीं देखा जाएगा। इसलिए फ्रेंचाइजी के साथ जो है
यूनिवर्सल वर्ड जो है वो लगाया गया है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर में इंडिया चेंज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18। पहले जो इंडिया में वोट देने की जो एज थी वो 21 साल थी, फिर इसको चेंज करके इन्होंने 1988 में 18 साल कर दी। तो इसके बारे में आपको जो है वो डिस्कस करना है कि इन्होंने ऐसा वेदर इट वॉज अ गुड मूव, क्या इन्होंने एक अच्छा चेंज किया, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इज द कॉर्नर स्टोन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा कर रही है। कॉर्नर स्टोन का मतलब कि एक बहुत ही विशेष रोल है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शन टू द लोकसभा, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी and the all local elections in villages and cities are based on the universal franchising। अब इन्होंने बोला है चाहे वो इलेक्शन कहीं पे भी हो, जो इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, चाहे किसी यूनियन टेरिटरी में हो, चाहे कोई लोकल इलेक्शन हो विलेज के अंदर या किसी शहर के अंदर हो, सारे के सारे जो हैं वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सब जगह इसी तरीके से बिना किसी भेदभाव के वोट दिया जाता है। रिमेंबर डैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर बिहाफ, कोई भी जो है दूसरे के बिहाफ पे वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ मेरे बिहाफ पे तुम वोट दो, ऐसा नहीं होगा। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी आपको वोट देने के लिए कितना टाइम लगेगा? अपनी एज से कैलकुलेट करो कितने साल के आप हो और 18 साल में आप वोट दे सकते हो। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू रजिस्टर एज वोटर इन योर कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जिस जगह पे आप रहते हैं। तो जब आपको वोट देना है, आप इस टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट, अगर आप अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हाउएवर वन इज बेयर फ्रॉम वोटिंग इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम। अब जिस भी इंसान ने कोई क्राइम कर रखा होगा, जिस भी इंसान ने कोई अपराध कर रखा होगा, तो उसका जो वोट देने का अधिकार जो है उसको रोक दिया जाता है, वो फिर वोट जो है वो नहीं दे सकता। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर इंडिया हैड जनरल इलेक्शन इन समर ऑफ 2024। आपको याद है जो इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे समर 2024 में, अबाउट 980 मिलियन वोटर थे जो एलिजिबल थे एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी फॉर 540 कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। यानी कि 2024 में 2024 में 980 मिलियन वोटर्स थे, यानी कि ऐसे लोग थे जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल थे। और कितनी सीटें थी? 543 जो हैं कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब ऐसे इलाके थे जहाँ से वोट डाले जा रहे थे। मतलब 543 पीपल्स जो खड़े हुए थे वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, और इतने लोग थे जो वोट डालने वाले थे, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो आगे लिखा हुआ है, डोंट मिस आउट, इंडिया के अंदर 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वोट डालने के लिए खड़े होते हैं। आप कह सकते हो कि 3.1 मिलियन लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, जो जीतना चाहते हैं 3.1 मिलियन, जिसमें से 1.3 मिलियन जो है वो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं। इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया, ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। और जो 3.1 मिलियन पीपल जो बताए गए हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन जो वुमेन्स होती है, ये कहाँ पर होती हैं? ये जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि 2,50,000 है, उनमें से जो इतने लोग जो हैं वो खड़े होते हैं किसके लिए? इलेक्शन के लिए। इसके साथ ऑल दीज आर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये जितने भी यहाँ पे वोट दिए जाते हैं वो सभी जो हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ही दिए जाते हैं। We need to elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the election take place fairly and fairly। देखो कितने सारी जगह से जो है वोट डाल जाता है, हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतनी सारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, तो इतना ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, ताकि पता चल सके कहाँ से कितने वोट डले हैं फेयरली, बिल्कुल सही तरीके से।
जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे के नाम पे वोट ना डालें। ये सब चीज़ें पूरी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर, हम ब्रीफली इस पे समझेंगे हु कैन वोट, अ फ्यू ऑफ टाइप्स ऑफ इलेक्शन, वी हैव द इलेक्टोरल सिस्टम एंड हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो इस चैप्टर में हम इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब भी वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो कैसे इसको जो है पूरा का पूरा इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डोंट मिस आउट में, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सिर्फ 30% इंडियन ऐसे थे जिनको वोट देने का अधिकार था। एंड फ्रेंचाइजीज वॉज नॉट यूनिवर्सल, और उस टाइम पे जो फ्रेंचाइजी थी, जो वोट देने का अधिकार था, वो यूनिवर्सल भी नहीं था। वी विल ड्वेल मोर इन टू दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। जब इसका दूसरा पार्ट आएगा इस टेक्स्ट बुक का, तो फिर आप उसके अंदर वो उसको समझेंगे। इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशन टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट अहेड ऑफ मैनी अदर अराउंड द वर्ल्ड। अब इंडिया हमारी जो है ऐसे पहली कंट्रीज में से है, अर्लियर नेशन है हमारा, जिसके अंदर जो है औरतों को वोट देने का अधिकार था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन स्विट्ज़रलैंड में जो है 1971 में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार जो है वो उनको दिया गया था। वुमेन वोट, इसके लिए उन्होंने क्या करी थी, वुमेन्स ने इसके अगेंस्ट जो एक लड़ाई लड़ी थी, मैनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। लेकिन जो इंडिया है, ऑन द अदर हैंड, a progressive constitutional vision and deep democratic value rooted in India, ancient tradition ensured women and voting rights from the very beginning। जबकि इंडिया के अंदर बहुत ही शुरुआत में ही जो है औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो मिल गया था। लेट्स एक्सप्लोर में है कि जब 1947 में हमारे जो अगर देश की बात करें तो इसमें जो लिटरेसी रेट था, जो पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ वो 14% थे, 14%। उसमें से 8% जो थी वो वुमेन्स थी। सम आर्ग्यू दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली द लिटरेसी पीपल। अब कुछ लोग ये कहते थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको होना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अपने ग्रुप में आप डिस्कस कीजिए व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मे बी डिसाइडेड टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फ्रॉम द टाइम टू इंडिपेंडेंस इटसेल्फ। अब अपने ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हम जो वोट देंगे वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी कि बिना किसी भेदभाव के देंगे। ये सब कब हुआ था, फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब डिसाइड हुआ था। अब नीचे कुछ हमें यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, नीचे हमें एक माइंड मैप दे रखा है, उसके थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। कुछ हमें अपने पास से भी इसमें लिखने हैं कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ही क्यों हुई हमारे इंडिया के अंदर। इससे क्या होता है, एक तो एवरीवन इज इक्वल, किसी के अंदर कोई कास्ट, सेक्स, क्रीड, एजुकेशन के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। एवरीवन वॉइस मैटर, हर कोई जो है अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को बोल सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट, यानी कि जिसको भी हम वोट दे रहे हैं, जो भी इंसान सामने खड़ा है, जिस भी पार्टी का वो है हमने उसको वोट दिया, हमने उसको जिताया। अब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो वो हमारे लिए जवाबदेही है, उसको हमें आंसर करना पड़ेगा। पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस। उसके बाद ये भी है कि पावर टू डिटरमाइन वन फ्यूचर, जैसे कि पीपल जो है वो डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ फ्यूचर, वो उनके हाथ में होता है, उनकी मर्जी से वो डिसाइड करते हैं वो किसको चुनना चाहते हैं। एक तरह से पावर होती है उनके हाथ में फ्यूचर में किसी को चुनने की, जो उनको सही लगता है वो उसको वो चुन लेते हैं। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो हमारे यहाँ पे है। दूसरा यहाँ के फोस्टर्स सिविक्स एंगेजमेंट है, जैसे कि लोग अपने एरिया के जिस भी जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, पानी को लेके, लाइट को लेके या फिर सीवर्स को लेके, तो वो अपने एरिया के लिए जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे लोग जो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। दो रीज़न हमें यहाँ पे अपने तरफ से लिखने हैं। एक रीज़न तो हम ये लिखेंगे कि इससे क्या होता है कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इससे लोगों के अंदर एक तो लोगों में पॉलिटिकल एजुकेशन आती है, लोगों को पता चलता है राजनीति के बारे में। दूसरा हम लिखेंगे सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय भी जो है वो इसी के थ्रू जो है वो आता है। तो दो हमें अपने तरफ से इसमें लिखने थे। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे ब्रिजिंग बैरियर्स, अनेबलिंग पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। Democracy thrives when every eligible citizen can freely and fairly participate in the electoral process.
थ्रिव्स का मतलब होता है फलना फूलना। अब यहाँ पे लिखा है जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी तभी फलती फूलती है, तभी आगे बढ़ती है जब हर एक एलिजिबल सिटीजन जो फ्रीली और फेयरली जो है इसके अंदर अपना जो भी उसका अधिकार है उसको वो यूज़ करता है, उसके अंदर वो भाग लेता है, तभी जो है क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ेगी, फलेगी और फूलेगी। वोटिंग इन इलेक्शन इज़ अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। और वोटिंग एक इस तरीके का पावरफुल एक लोगों के पास आप कह सकते हो, उनके पास एक हथियार कह सकते हो या उनके अधिकार कह सकते हैं हम इसमें, कि वोटिंग उनके पास एक ऐसा अधिकार है जिससे वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। हाउ डज इट टेक प्लेस इन इंडिया, और ये इंडिया में कैसे संभव है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो डेमोक्रेसी है वो तभी इतनी आगे बढ़ती है जब लोग जो अपने इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके अंदर जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, एलिजिबल सिटीजन जो है अगर वो फ्रीली और फेयरली अगर पार्टिसिपेट करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे बढ़ेगा। उसके साथ जो वोटिंग इलेक्शन है वो बहुत ही पावरफुल होता है लोगों के लिए, जिससे कि लोग अपनी इच्छा को लोगों के सामने रख सकते हैं। और कैसे इंडिया में ये काम करता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया इज़ अ लार्ज, बहुत बड़ा इंडिया है, डाइवर्स है, बहुत विविधता है यहाँ पे, एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री है, काफ़ी जटिल हमारी कंट्री है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है। द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर इन इंडिया इज़ 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे जो है पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया है, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को, लेकिन जो इन्होंने कंपेयर किया है वो एलिजिबल वोटर्स के ऊपर इन्होंने कंपेयर किया है कि हमारे इंडिया में 15 टाइम्स जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है यूनाइटेड किंगडम से, जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे जो कौन सी पॉपुलेशन की बात हो रही है, एलिजिबल वोटर्स को जो है वो सिर्फ कंपेयर किया गया है, हमारे इंडिया में 15 टाइम्स यूनाइटेड किंगडम से ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है वो 6 टाइम लार्जर है फ्रांस से। हमारे इंडिया के अंदर जियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी भी देखोगे ना तो विविधता है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं कुछ है, तो यहाँ पे ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। दस इसलिए इलेक्शन इज एन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। इसलिए जब इलेक्शंस होते हैं ना तो इसको ऑर्गेनाइज करना भी एक बहुत जो है वो एक तरह से कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है हमारे इंडिया में इलेक्शंस को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है। द ECI, जिसको बोलते हैं ECI, हैज़ टेकन सर्वर इनोवेटिव एसेसिबिलिटी मेजर टू रिमूव बैरियर। अब वो बहुत सारे ऐसे बैरियर को तोड़ती हैं, हटाती है ऐसे बैरियर को, टू एक्सरसाइजिंग द फ्रेंचाइजीज एंड इंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट टू बिहाइंड। वो ये पूरी तरह से इंश्योर करती है, पूरी तरह से कि कोई भी इंसान बिना वोट दिए ना रहे। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि हर एक आदमी जो है जो एलिजिबल है वो वोट दे। तो ये ECI का काम होता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का। इलेक्ट्रोल ऑफिशियल ट्रैवल्स टू रिमोट लोकेशन टू इंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। अब वो हर जगह खुद जाके एक एक लोकेशन पे जाके जो खुद चेक करते हैं कि हर किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीज़ें वो खुद जाके वो एक एक इंसान की देखते हैं। अब यहाँ पे 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो बहुत एल्डरी पीपल थे, जो काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, जो डिसेबिलिटी थी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं थे, उनको घर में भी वोट देने का जो है अधिकार दिया गया। और साथ में जो पोस्टल वोटिंग ऑप्शन है वो भी अवेलेबल किया गया, अ स्पेशल कैटेगरी फॉर वोटर्स। उसके साथ साथ जो एक हमारी टेक्नोलॉजी में उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें अनेबल करी, उन्होंने जो है वोटर कार्ड जो है उसके साथ साथ ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट इंक्लूडिंग व्हील चेयर रैम्स वर ऑल्सो मेड पॉसिबल। मतलब कि काफ़ी कुछ उन्होंने किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी किया, रैम्स भी बनाए। जो लोग वोट देने नहीं जा सकते थे उनको घर पे वोट देने का अधिकार, साथ में उन्होंने पोस्टल वोटिंग ऑप्शन भी जो है उन्होंने अवेलेबल करवाया। तो इस तरीके से 2024 में काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी नई चीज़ों को जो है वोटिंग के लिए शुरू किया गया। अब ये जो है ना आपका क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि क्या क्या चेंजेस जो हैं 2024 में किए, तो ये आप उसके अंदर ये लिख सकते हो। आगे हमें लेट्स एक्सप्लोर में दे रखा है
लेट्स एक्सप्लोर में लिखा है कि डिस्कस इन ग्रुप, आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। व्हाट रोल डू सच मेजर प्ले इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ऐसे जो प्ले हम कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है। डू यू नो एनीवन हु बेनिफिट फ्रॉम दीज इम्प्रूवमेंट। अब जैसे कि हमने ऊपर इतनी सारी इम्प्रूवमेंट पढ़ी कि ये सब जो है वो 2024 में इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो पूछ रहे हैं कि इससे जो है क्या इम्प्रूवमेंट, जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, इससे क्या मदद हुई, इससे क्या बेनिफिट हुआ। क्या आप अपने किसी नेबर से ये बात पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनकी टेक्नोलॉजी ने कैसे उनकी जो है वो मदद कर सकती है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद है इफ़ यू हैव एक्सेस द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप ECI की वेबसाइट पे जाकर, ये वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरवेंशन दैट द ECI हैज़ टेकन टू फैसिलिटीज वोटिंग बाय पीपल विद द डिसेबिलिटीज। यहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो इस लायक नहीं होते कि जो चल के जा सके, तो उनके लिए जो ECI है उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, वो आप इस जगह पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं डिसेबिलिटीज़ लोगों के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जो लोगों ने वोट दिए हैं या वोट देने जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ पर हमें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे हम लेट्स एक्सप्लोर में पढ़ते हैं। अबाउट 34% ऑफ एलिजिबल वोटर डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन 2024 इलेक्शन। 34% जो एलिजिबल वोटर हैं उन्होंने क्या करा, अपने जो वोट देने का अधिकार है उन्होंने वो वोट नहीं दिया 2024 के अंदर। वाई डू यू थिंक दिस इज सो, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया जबकि वोट दे सकते थे। वट आर सम चैलेंजेस पीपल फेस इन एक्सरसाइज देयर राइट्स, क्या जो है उनको परेशानियां आ रही हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं कि जिसकी वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। डिज़ाइन एंड कंडक्ट अ शॉर्ट सर्वे अमंग अडल्ट इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये बातें ना आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में से कोई वोट देने नहीं गया या कोई नेबर कोई वोट देने नहीं गया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि वो वोट देने जो है वो नहीं जाते। एनालाइज द डाटा एंड राइट अ रिपोर्ट, तो आपको ये पता करना है और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। अब हम देखेंगे डोंट मिस आउट में द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 10th सेंचुरी डिस्क्राइब द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे 10th सेंचुरी के बारे में बताया गया है। जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उस टाइम के जो उत्तर मेरू शिलालेख हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो 10th सेंचुरी में जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता था, काफ़ी सारे लोग होते थे जो कि नेता बनना चाहते थे, तो जब उनको सिलेक्ट करते थे तो क्या प्रोसेस था। तो यहाँ लिखा है जो एलिजिबल कैंडिडेट होता था, कैंडिडेट मतलब जो वोट के लिए लड़ रहा है, जिसको वोट चाहिए, वो कैंडिडेट होता है। तो जिसको हम आप बोल सकते हैं नेता, है ना। आपको समझाने के लिए बोल देती हूँ कि नेता, जो नेता बनना चाहता है। एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जो नेता बनना चाहता है, उनका जो नाम है एक पाम लीफ पे लिख देते थे, उसको एक बर्तन में डाल देते थे, उस बर्तन को ऊपर से सील कर देते थे ताकि कोई उसको खोल ना सके। तो जब सिलेक्शन डे आता था कि अब सिलेक्ट होगा कौन जो है वो, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीता है, तो उस दिन उसको खोला जाता था। तो इट वॉज ओपन पब्लिकली, सबके सामने खोला जाता था। एक यंग बॉय होता था जो उसमें से, उस बर्तन में से रेंडमली एक एक करके जो है वो उस पाम लीफ को जो है वो बाहर निकालता था। अ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअली आफ्टर शोइंग हिज एम्प्टी हैंड, पहले तो अपना वो हाथ दिखाता था खाली कि मेरे हाथों में देखो कुछ नहीं है, फिर वो उसमें से एक एक करके नाम निकालता था, उसको फिर पढ़ता था। वुड रीड आउट ईच नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होते थे उनका नाम वहाँ पे फिर वो सबके सामने जो है वो पढ़ा जाता था। इस तरीके से उस टाइम पे कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होते थे। इलेक्शन फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ग्रेड ए सर्वोदय स्कूल। अब क्लास 8 के अंदर जो इलेक्शंस का टाइम था उसके बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज अ टाइम फॉर एनुअल इलेक्शंस ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो टाइम था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, एनुअल इलेक्शंस का जो है वो टाइम आ चुका था। यहाँ पे इन्होंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को क्लास रैप लिखा है शॉर्ट में। द क्लास रैप वुड रिप्रेजेंट द क्लास इन मीटिंग्स विद टीचर। अब जो क्लास के अंदर क्या हो रही है कि टीचर के साथ जो है वो मीटिंग हो रही है, सब कुछ जो डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा इवेंट्स को, और जो एक्ट्स वगैरह करे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक ब्रिज का काम कर रही हैं। किसके बीच में? स्टूडेंट के बीच में और स्कूल अथॉरिटीज़ के बीच में। ये सारी एक चीज़ें जो हैं वो ब्रिज का काम कर रही है कि ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स को और एक्ट करना, टीचर के साथ मीटिंग करना, तो एक ब्रिज का काम कर रही है स्टूडेंट और स्कूल अथॉरिटी के बीच में।
यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, एक का नाम है अहमद, दूसरे का है गुरमत और थर्ड है रवि। यहाँ पे तीनों आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, गुरमत बीच में खड़ी है, अहमद और रवि जो है वो साइड में खड़े हैं। डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन, उन्होंने डिसाइड किया अपने कॉन्टेस्ट के बारे में, जो भी उनको पोजीशन उनकी जो सिलेक्ट की गई। द टीचर, जो टीचर यहाँ पे मिसिस उषा है वो यहाँ पे क्या काम कर रही हैं, उनको इलेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है, ताकि वो हर चीज़ को देख सके कि जितना भी इलेक्शन का जो काम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, और हर कोई जो है नेसेसरी रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मिसिस उषा ये काम कर रही हैं। अब यहाँ पे सभी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट आप तीनों देख रहे हो यहाँ पे, ये तीनों कैंडिडेट जो हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले जो अहमद है वो यहाँ पे प्रॉमिस करता है। अहमद जो खड़ा हुआ है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे खड़ा है, वो क्लीनिंगनेस के लिए। तो वो कहता है यहाँ पे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ टू इम्प्रूव क्लीनिंगनेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड, कि मैं क्लासरूम में और प्लेग्राउंड में जो है सफाई रखूँगा। ऐसे ही होता है ना, आपने अगर देखा हो जब आपके आसपास जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे नेता आते हैं हमसे मीटिंग करने के लिए, और वो हमें कहते हैं हम आपके यहाँ पे ये करवा देंगे, हम आपके वहाँ पे पानी की सुविधा कर देंगे, हम आपके यहाँ पे साफ़ सफाई करवा देंगे, हॉस्पिटल खुलवा देंगे। ऐसे ही वो भी इसी तरीके से वो बोलते हैं। तो ऐसे क्लास में भी हो रहा है। तो अहमद कह रहा है कि मैं भी जो साफ़ सफाई और आपके क्लासरूम में और प्लेग्राउंड का मैं आपको वादा करता हूँ कि इम्प्रूव करूँगा। गुरमत कहता है, गुरमत जो इंटरेस्टेड है बच्चों की किस चीज़ के अंदर, कि गुरमत जो गर्ल है वो बच्चों को हेल्प करना चाहती है, ताकि जो उनका जो लर्न करने का तरीका है वो और भी ज़्यादा जो है वो बेटर हो जाए। शी प्रपोज क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर पीयर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट, यानी आपस में बच्चे मिलकर जो है वो पढ़े, म्यूचुअल सपोर्ट से एक दूसरे की मदद करें। गुरमत जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। रवि कहता है, रवि वांटेड टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास, रवि जो चाहता है मोर स्पेस इन देयर क्लास, टाइम टेबल फॉर द आर्ट्स एंड करिकुलम्स, म्यूजिक, थिएटर एंड विजुअल आर्ट इन लाइन विद द न्यू करिकुलम्स। अब जो ये जो है रवि जो है वो चाहता है क्लास में थोड़ी स्पेस हो और सही से टाइम टेबल मैनेज किया जाए, आर्ट करिकुलम्स जो होते हैं, म्यूज़िक होता है, थिएटर होता है, विजुअल आर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से उसको करना चाहता है। तो इसके लिए कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ों को मैनेज करूँगा और सब कुछ नए तरीके से वो करूँगा। तो ये तीनों अपनी अपनी बात इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद देखो कैंपेनिंग का पढ़ते हैं। अहमद पुट अप पोस्टर, अहमद जो है अपने पोस्टर लगाता है। गुरमत जो है वो यूज़ करती है नोटिस बोर्ड को। एंड सपोज टू स्पोक मतलब बोलना, स्पोक टू क्लासमेट, और बच्चों को जो है वो क्लास में अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे बात करते हैं। मतलब हर एक ना अपने अलग अलग तरीके से अपनी कैंपेनिंग जो है वो कर रहा है। देखिए जैसे कि हमारे भी जब आसपास जब वोट डलते हैं तो आपने देखा होगा जगह जगह पे पोस्टर लगाए जाते हैं, स्पीकर लेके गली में आपने देखा होगा आपके इलाकों में जो है लोग बोलने आते हैं। ऐसे वो अपनी जो है वो अपने बारे में बताते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, आप हमें वोट दीजिए, यही सब होता है ना। तो ऐसे अहमद ने अपने नाम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो जिस चीज़ के लिए वो खड़ा हुआ उसने उसके पोस्टर लगाए। गुरमत ने क्या करा, गुरमत ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस बोर्ड का यूज़ किया, उसके ऊपर उसने लिखा और बच्चों से, क्लासमेट से उसने बात करी। जबकि रवि जो है वो क्या कर रहा था, लंच टाइम पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस दे रहा था बच्चों को टू प्रमोट द हिज आइडिया। एज इलेक्शन ऑफिसर, जो कि मिसेस उषा इलेक्शन ऑफिसर थी, हैड टू ऑर्गेनाइज द इलेक्शन एंड इंश्योर इट वॉज कंडक्टेड फेयरली, और वो सब जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी इलेक्शन को, और वो ये देख रही थी कि हर चीज़ जो सही तरीके से हो रही है कि नहीं। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द क्लास, ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work। अब उन्होंने पूरी क्लास को एक्सप्लेन किया, पूरा रूल बताया कि किस तरीके से जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। नो वन वुड नो द हु वोटेड टू हुम, कोई भी नहीं जानता कौन किसको वोट देगा। ensuring the process was private, ये जो प्रोसेस होता है प्राइवेट होता है और फेयर होता है। शी सेट अप द वोटिंग बूथ इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, उन्होंने क्लासरूम के कॉर्नर में जो है वोटिंग बूथ को सेट कर दिया। अब वोटिंग डे आता है। ऑन इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बैलेट पेपर, हर एक किसी को एक बैलेट पेपर दिया गया विद द नेम ऑफ 3 कैंडिडेट, उसके ऊपर तीनों कैंडिडेट के नाम लिखे हुए थे। द स्टूडेंट वर आस्क्ड to mark an X next to the name of the candidate they wish to vote for। अब जिस भी बच्चे को, जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते थे उसके ऊपर वो X को जो है वो क्या करेंगे, मार्क करेंगे। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मार्क X नेक्स्ट टू द नेम, जो भी जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते थे उसके वहाँ पे उन तीनों के ही नाम लिखे हुए थे, तो उस नाम के ऊपर वो क्या करेंगे,
एक्स जो है उसके पास लगाएंगे, जो मार्क करेंगे इस तरीके से, तो वो उस कैंडिडेट का वोट हो जाएगा। Mrs. Usha also ensured that there was a ballot paper in Braille for Neha. Braille एक आपको पता है ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वो ब्रेल एक पेपर होता है जिसके ऊपर जिसको वो पढ़ सकते हैं, लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि होती है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने नेहा के लिए उसको भी जो है अरेंज किया ताकि वो भी जो है वोट दे सके, वो देख नहीं पाती होगी इसलिए। आफ्टर ऑल द स्टूडेंट वोटेड, सभी बच्चों ने वोट दे दिया। अब मिसिज उषा ने क्या किया, उस बैलेट्स को जो है उस बॉक्स को उठाया, उसको सील कर दिया, जब तक उसको काउंटिंग नहीं किया उससे पहले उसको सील कर दिया। अब रिजल्ट का डे आ जाता है, तो आफ्टर ऑल 33 वोट्स जो हैं पूरी क्लास ने दिए, तो मिसिज उषा ने क्या करा, उसको काउंट करा और साथ में जो मिसिज शीबा जो है जो नेक्स्ट क्लास में थी उनको भी विटनेस के लिए वहाँ पे बुला लिया। वन ऑफ द बैलेट पेपर, एक बैलेट पेपर के ऊपर कोई भी मार्क नहीं था, सो उसको डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया। द रिजल्ट वर अनाउंस किया गया रिजल्ट। अहमद को 8 वोट मिले, गुरमत को 12 वोट मिले और रवि को जो है वो 10 वोट मिले। तो गुरमत विद द मोस्ट वोट्स, गुरमत को ज़्यादा वोट मिले, उसको जो है क्लास का न्यू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। गुरमीत ने सबको जो है वो क्लासमेट को थैंक्स बोला और प्रॉमिस किया कि जो भी मैंने आपसे वादा किया मैं उसको पूरा करूँगी। अहमद और रवि ने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसको ऑफर किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो नीचे लेट्स एक्सप्लोर में हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्रेस इन दिस केस। अब इस मामले में जो चुनाव प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। सेकंड है यहाँ पे, व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो गुप्त मतदान होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। What consideration might the student have had while exercising their choice? अपनी पसंद का चुनाव करते समय स्टूडेंट ने क्या विचार किया होगा। Do you think the students have any responsibilities after Gurmut was elected as the class rep? If yes, what are they? क्या आपको लगता है कि गुरमुत के जब वो सिलेक्ट हो गई थी, जब उसने इलेक्शन किया था, तो गुरमुत के जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने के बाद जो क्लास के बाकी के जो स्टूडेंट है उनकी कोई जिम्मेदारी है, अगर है तो वो क्या है। व्हाट वाज द रोल ऑफ दैट मिसेस उषा प्लेड, मिसेस उषा ने क्या रोल प्ले किया था। व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों था। व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिसेस उषा टू ऑर्गेनाइज द ब्रेल बैलेट पेपर फॉर नेहा। अब जो मिसेस उषा ने जो ब्रेल बैलेट पेपर था जो नेहा के लिए, वो क्यों उन्होंने अरेंज किया था, क्यों उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ब्रेल मैंने आपको बताया ना, एक लिपि होती है जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो जो है उसके थ्रू उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास चूज नॉट टू मार्क्स प्रेफरेंस। अगर क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि वो किसी को भी चूज नहीं करना चाहते क्लास में, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, डोंट मिस आउट। इमेजिन इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट वांट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट। अब क्लास में बच्चे चाहते हैं कि हम किसी को भी वोट ना दें, जैसे कि अहमद, गुरमत और रवि। व्हाट ऑप्शन वुड दे हैव, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। सम कंट्रीज इंक्लूड द इंडिया, कुछ कंट्रीज में, और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो ऑफर एन एडिशनल ऑप्शन, एक उनके लिए ऑप्शन होता है जिसको नोटा कहा जाता है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, कि हम किसी को भी जो है वोट नहीं देना चाहते। जब आप वोट देने जाओगे ना तो आप उसमें देखोगे नोटा कि हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। तो दिस ऑप्शन अलाउ वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम। तो ये जो ऑप्शन है ना हर एक वोटर के लिए होता है, अगर वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, अगर किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नोटा का बटन जो होता है वहाँ पर उसको प्रेस कर सकता है। इट डज नॉट चेंज द रिजल्ट बट सेंड अ मैसेज। अब इससे कोई रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज जाता है। वोटर वॉन्ट बेटर चॉइस, कि वोटर ये कहना चाहते हैं कि हमें इससे भी कोई बेटर चॉइस जो है वो चाहिए, इसलिए हम किसी को भी वोट नहीं दे रहे। नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन डेमोक्रेसी। नोटा एक क्वाइट और एक पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी के अंदर, जिससे कि ये पता चलता है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी कैंडिडेट को जो है वो नहीं चाहते कि वो जीते या हमारे देश के लिए वो कोई काम करे, तो वो नोटा होता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके अंदर द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। अब ECI का क्या काम होता है वहाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं। वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया।
अब हमें ये भी जो है वो ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। तो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन जब करते हैं ना, जब इलेक्शन प्रोसेस का जब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कैसे सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि अब ये भी ध्यान रखो कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। इन इंडिया सेक्शन we will look at the different type of election at the ECI organizes and oversees। अब हम देखेंगे ये जो आज इन दिस सेक्शन का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि जो ECI है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं ना, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो उन सबको ऑर्गेनाइज करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज, जितने भी हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पीएम के इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर के हो, चाहे वो सीएम के इलेक्शन हो, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शंस हो, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं ना, तो सबको वही जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो बीच में देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, लेट्स रिमेंबर में, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी यानी कि जो यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वेयर जहाँ पर क्या होता है, एट द नेशनल लेवल सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, और इसके अंदर जो नेशनल लेवल के जो सिटीजन्स हैं जिनको यहाँ पे चुना जाता है लोकसभा के लिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो इलेक्शंस को लड़ते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जो नेशनल लेवल के हमारे यहाँ के जो हैं वो नागरिक होते हैं, और फॉर लोकसभा। अभी जो ये बता रहे हैं ना, लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, दो होते हैं देखो, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, आगे हम इसके बाद हम आगे जो है राज्यसभा भी पढ़ेंगे। तो लोकसभा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस होता है ना उसको लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, इनके हमारे इंडिया के सिटीजन होते हैं। दे फोकस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। अब जो लोग चुने जाते हैं यानी कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ से वो जीत रहे हैं, अगर हम पीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीएम जब हमारा जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरी जो कंट्री है हमारी उसके अंदर जितने भी इशू हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं ना वो। उसके साथ इन एडिशन वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर constituencies of the legislative assembly in the state and the union territory where they are registered। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारे जैसे पीएम होते हैं वो पूरी इंडिया के जो हमारे इश्यूज होते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसके साथ जो वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर, जो अपने एरिया के अंदर जो चुने जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एरिया के साथ अगर मैं कहूँ तो हम दिल्ली की बात करते हैं, जो दिल्ली में जो सीएम होगा ना, अब वो हमारे सिर्फ दिल्ली का सीएम होगा, पंजाब का सीएम अलग होता है ना, हर एक जगह का सीएम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पीएम होता है वो पूरे इंडिया का होता है। तो अगर यहाँ पे ने बोला है कि वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अपने जो स्टेट में या अपने एरिया में जो चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को देखते हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं होती हैं, और एंड यूनियन टेरिटरी। एक तो स्टेट के होते हैं, जैसे कि पंजाब क्या है, एक स्टेट है, वहाँ का एक सीएम हो गया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है ना, तो यहाँ का भी एक सीएम सिलेक्ट होता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, ये सारे रजिस्टर्ड जो हैं वो होते हैं किसके अंदर, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। दीज मेंबर, ये जो मेंबर्स होते हैं, फोकस प्रीमरली इन एंड रीजनल इशू। ये अब अपने जिस एरिया में चुने गए हैं, अगर जो दिल्ली का सीएम है वो दिल्ली की इश्यूज़ को देखेगा, जो पंजाब का सीएम है पंजाब के इश्यूज़ को देखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरह का हमें बता दिया, एक तो पीएम का, एक साथ में इन्होंने सीएम का, दो बता दिया। अब जो पीएम होगा वो पूरी इंडिया को देखेगा, जो सीएम होगा वो अपने स्टेट या अपनी यूनियन टेरिटरी को ही देखेगा। यहाँ इन्होंने हमें ये बताया। अब उन्होंने बोला दीज आर जस्ट 2 ऑफ द इलेक्शन दैट द ECI मैनेजेस। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे दीज आर जस्ट, यहाँ पे सिर्फ अभी जो हमने ऊपर देखे ना सिर्फ 2 देखे हैं, एक पीएम के एक सीएम के, 2 तरह के इन्होंने बोला है। अभी हमने सिर्फ 2 देखे हैं जो कि ECI जो मैनेज करता है, लेकिन आगे देखो उन्होंने क्या लिखा, वी विल सी मोर इन द लेटर सेक्शन। लेकिन हम आगे जाके इसमें और भी जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना उनके बारे में भी देखेंगे कि ECI उसमें कैसे कैसे जो है वो मैनेज करता है। However, before we get a glimpse of the election process, let us introduce to the Election Commission of India.
द इंस्टीट्यूशन दैट ओवरसीज इट। इससे पहले कि हम जो और भी जो झलक देखें इलेक्शन प्रोसेस की कि क्या क्या होता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनके बारे में पहले हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था अबाउट डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में, ग्राम पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जो आपने उसमें पढ़ा था। द स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज दिस। तो ये सारे काम जो हैं कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उस इनको मैनेज करती है। अब यहाँ पे देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला कि इससे पहले कि हम कुछ इलेक्शन के प्रोसेस देखें और उससे पहले हम अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम अपनी पहचान कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो यही इन्होंने अब यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया है कि वो क्या है, वो क्या काम करता है। यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जिसको हम कहते हैं इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो किसी के नीचे नहीं काम कर रहा। वो क्या करता है उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, काफ़ी तरह के इलेक्शंस होते हैं, भी हम आगे देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के इलेक्शन हो, वो जो है फ्री आज़ादी से करेगा और फेयर, बिल्कुल भी किसी भी दबाव के अंदर नहीं करेगा और किसी की साइड नहीं लेगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, निष्पक्ष जिसे कहते हैं ना, किसी की तरफ नहीं है। वो जो ECI है वो सबके लिए एक बराबर है। वो ये नहीं कि वो इस पार्टी के साथ है या दूसरी पार्टी के साथ है, ऐसा वाला इसमें ECI जो है वो ऐसे नहीं होता। वो सबका सिर्फ एक ही काम करता है कि जितना भी हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करता है बस। ठीक है, वो सारी की सारी व्यवस्था करता है इलेक्शंस की। तो इसलिए वो फ्री और फेयरली जो है वो काम करता है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1950 एंड कंडक्ट्स इलेक्शन द लोकसभा। अभी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1950 के अंदर, 1950 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो ये जो क्या करता है, जो 1950 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्शन को। कौन कौन से इलेक्शन? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इंडिया के अंदर। ये 4 तरह के जो है इन्होंने हमें यहाँ पे बताए हैं जो ये इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। इनके सारे जो काम होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो सारे जो है वो ECI देखता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ये सारे काम देखता है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी यही देखता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारे इंडिया के अंदर पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1951 और 1952 के अंदर हम इन्होंने हमें बताया है कि वो हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ECI क्या क्या जो उसके काम है यहाँ पे हमें कुछ कुछ बता रखे हैं, जैसे कि सेटिंग इलेक्शन डेट की डेट, इलेक्शन की जो कौन सी डेट होनी चाहिए वो भी यही सिलेक्ट करता है। इसके साथ रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उनको भी रजिस्टर करता है, जो पार्टी इलेक्शन करना चाहती है उनको भी रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि एनफोर्सिंग का मतलब कि जैसे कि जब कोई इलेक्शन होने वाला होता है उसकी जो डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट पे जो इलेक्शन होंगे, तो उससे कुछ टाइम पहले जो हैं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं ना लोग, उनको कुछ पीरियड के लिए, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जितने भी वो लोग काम कर रहे होते हैं वो उनको एनफोर्स, मतलब उनको मना कर दिए जाते हैं कि अब आप इतने पीरियड तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड हो जाती है। तो बीच में एक पीरियड आता है इलेक्शन से पहले का जिसमें उनको बाकी सब चीज़ें मना हो जाती हैं करने के लिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो एनफोर्सिंग का मतलब होता है लागू करना। तो क्या लागू करना? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कुछ टाइम के लिए, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले। उसके बाद जो ECI है वो सब कुछ देखता है, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्ट्रोल प्रोसेस, यानी कि जितनी भी इलेक्शन के टाइम पे जितना भी काम होता है वो पूरी प्रक्रिया की देख रेख करता है, पूरा चुनाव की जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं जब तक वो जीत ना जाए, उनमें से कौन जीता है कौन नहीं जीता, तब तक का सारा काम जो है वो ECI ही देखता है। तो यहाँ पे दिल्ली में जो यहाँ पे ऑफिस है इनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमें यहाँ पे दिल्ली की एक पिक्चर यहाँ पे उस ऑफिस की दिखा रखी है।
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, अब उसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेशनल लेवल पे, दूसरा है स्टेट यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी लेवल पे, तीसरा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो नेशनल लेवल पे है उसमें हमारे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट लेवल पे देखिए तो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसके साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। तो इस तरीके से नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नीचे भी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है। तो एक तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा हमें ईसीआई का कि क्या क्या स्ट्रक्चर है और उनके नीचे नीचे जो कौन से ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रखे हैं। एज यू कैन सी द नंबर्स आर वेरी लार्ज। अब देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं। अगर 980 मिलियन वोटर्स हैं और 843 जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ से वोट रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं 543 एरिया से, और 1 मिलियन अगर पोलिंग स्टेशन है तो ये कितना बड़ा नंबर है सारे। तो इन लोगों को संभालने के, तो फिर इन लोगों, अगर आप पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं, अगर आपने कभी किसी के साथ गए हो बड़े के साथ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो मैनी पीपल आर डिप्लॉयड टू असिस्ट द होल प्रोसेस। काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है डिप्लॉयड किया जाता है, तैनात किया जाता है, इंक्लूडिंग टीचर्स, जिसके अंदर टीचर्स भी होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो भी इस काम के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। क्योंकि जब स्कूल में इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग का डे आता है, तो वहाँ पे टीचर्स सब जो है उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन खड़ा होगा, लाइंस लगती हैं, उसको मैनेज किया जाता है। और आपने देखा होगा कि फिंगर पे भी जो है एक निशान लगाया जाता है ब्लैक कलर का। आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स या दादा दादी किसी को देखा होगा, तो वो सब कौन कर रहा है, ये इतने सारे लोगों को जो है वो डिप्लॉयड किया जाता है ताकि ये सारे काम हो सके। लेट्स एक्सप्लोर में आइडेंटिफाई द टीचर्स इन योर स्कूल और विग्निटी टू मे हु मे हैव परफॉर्म्ड इलेक्शन ड्यूटी, इनवाइट देम टू योर क्लास टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ बोला अपने स्कूल या आसपास के ऐसे टीचर्स की पहचान करें जिन्होंने चुनाव की ड्यूटी की है, यानी कि जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर देखो तो जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगती है इलेक्शंस के टाइम पे, तो आपको उनको पहचानना है और आपने जो है उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए कि आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था, आपको उनसे पूछना है और फिर वो एक्सपीरियंस आपने अपने क्लास के अंदर शेयर करने हैं अपने स्टूडेंट, अपने टीचर्स के साथ। तो यहाँ पर है डोंट मिस आउट में 84 ऑफ द लोकसभा constituencies are reserved for person who are from the scheduled caste, while 47 are reserved for the scheduled tribes. अब लोकसभा के अंदर इन्होंने बताया है कि हमने जैसे पीछे नंबर देखा था ना 543, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने 412 दिखा रखा है। चलो हम इससे देखते हैं कि ये 412 जो है लोकसभा का है, तो जिसके अंदर से 412 में से जो 84 है, ये जो आप देख रहे हो, ये 84 जो हैं ये उन लोगों के लिए रिजर्व है जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, ठीक है। जो लोग अब शेड्यूल कास्ट में भी जो लोग नेता बनते हैं, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके लिए वो फिक्स होता है। और 47% जो फिक्स होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स होता है कि वो लोग जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 84% किस में लड़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट में, एससी में, और 47 जो है उनकी सीटें रिजर्व होती है एसटी में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरीके से ना प्रोसेस होता है पूरा वोटिंग का। ये देखो स्कूल की पिक्चर में दिखा रखी है ना, हर क्लास के अंदर वोटिंग डलती है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा ऐसे ही देखो ये प्रोसेस होता है, पूरा चेक किया जाता है वोटर आईडी कार्ड के साथ कि आपको दिखाना होता है कि किस किस का नाम जो है इस लिस्ट में है। जिसका भी नाम इस लिस्ट में होता है फिर वहाँ पे उसकी जो फिंगर होती है ना, देखो यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया जाता है ब्लैक कलर का, जिससे कि पता चल जाता है कि इन्होंने वोट दिया। पहले ये मार्क होता है, उसके बाद जो है फिर वो अंदर जाते हैं किसके लिए, वोट देने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले में हमें ये दिखाया, सेकंड में दिखाया कि जो पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो इंक लगाते हैं। थर्ड में इन्होंने बोला कि जो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं सारा कि आपकी फिंगर पे जो चेक करते हैं कि आपका वो निशान लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो ये ऐसे 3-4 प्रोसेस होते हैं जब हम लाइन में लगते हैं ना। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 प्रोसेस होते हैं। उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। देखो उन्होंने दिखाया है
फिर बाहर आके ये ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने जो है वो वोट दिया है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये जो श्याम सारंग नेगी है, ये स्कूल के टीचर हैं हिमाचल प्रदेश में। ये पहले वोटर थे इंडिया के जिन्होंने 1951 में वोट दिया था। तो हेयर इन 2017 ही कास्ट हिज वोट एट द एज ऑफ 100। अब 2017 में इन्होंने 2017 में भी वोट दिया था। अब जो इनकी एज है वो 100 हो चुकी थी, तो इन्होंने देखो 100 एज में भी जो है यहाँ पे वोट दिया। आगे देखो यहाँ पे दे रखा है लेट्स एक्सप्लोर में कि यहाँ पे ना देखो ये मशीन देखो, ये आपको समझ आएगी। जो हम वोट देते हैं ना, तो ये मशीन होती है अंदर इस तरीके से। इस मशीन को ईवीएम बोला जाता है। पहले मैं कोई समझा देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे। ये हमारी मशीन जो होती है ईवीएम होती है। यहाँ पर देखो आपको ये निशान दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको एक आपको ये दिख रहा होगा। काफ़ी सारे हैं जो वैसे तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे ना जितनी भी पार्टीज होती हैं उन्होंने अपना एक सिंबल रखा होता है। जैसे कि एक कमल का फूल होता है, हाथ होता है, ऐसे अभी जैसे आम वो था, झाड़ू भी था, है ना, इस आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इनके अपने अपने जो हैं वो एक चिन्ह होते हैं। तो उन्हीं के उसी चिन्ह के सामने ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो, ये जितने भी बटन आप देख रहे हो, इनके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे कि आपको कमल के फूल पे देना है, और मान लो यहाँ पर कमल का फूल है, मान लो यहाँ पे, वैसे तो दिख नहीं रहा, मान लो यहाँ पे कमल का फूल, अगर आपने इसको दबाया तो इसका मतलब आपका वोट जो है वो कमल को चला गया। और यहाँ से फिर एक स्लिप निकलती है, स्लिप नहीं निकलती, मतलब एक स्लिप इसके अंदर अपने आप चली जाती है। जैसे यहाँ पे बटन दबाते हैं, एक स्लिप ऑटोमेटिकली वो जो स्लिप है इसके अंदर चली जाती है। फिर बाद में उन्हीं स्लिप्स को जो है वो काउंट किया जाता है और पता लगाते हैं कि किसको जो है ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एंड द वोटर वेरीफिएबल पेपर audit trial VVPAT system have been used in countries like Namibia and the Bhutan with the support from the ECI। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसको कि हम ईवीएम कहते हैं, ये जो मशीन देख रहे हो ना, इसको ईवीएम कहते हैं। तो ये जो ईवीएम है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर एक पेपर जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जो भी आप जिस भी पार्टी का प्रेस करोगे उसकी यहाँ पे एक पिक्चर आती है, इधर एक पिक्चर आएगी, और एक पेपर जो है इस बॉक्स के अंदर वो जो है वो गिरता है इसके अंदर, जो भी पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो पेपर इस पे जो होता है ना, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है VVPAT सिस्टम। VVPAT सिस्टम जो है वो, ये देखो इसमें लिखा हुआ ना, ये VVPAT सिस्टम है। तो ये जो VVPAT सिस्टम है ये और भी कंट्रीज़ में यूज किया गया, जैसे कि नामीबिया कंट्री बताई गई है और भूटान में। और ये जो वहाँ पे ये जो सिस्टम यूज़ किया गया ना, जो हमारी ECI है इंडिया की, उसी ने जो है उनको वहाँ पे सपोर्ट किया उन कंट्रीज़ के अंदर। अब जो बाकी की और भी कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर स्टडी कर रही हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं इंडिया से, क्योंकि वो भी अपनी कंट्री में इसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है VVPAT, ये वाला सिस्टम जो है वो इंडिया से बाकी कंट्रीज़ में जो है वो जा रहा है, लोग यहाँ से सीख रहे हैं। जो ये देखो आप मशीन देख रहे हो, ईवीएम देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी को प्रेस करते हैं ना, किसी भी बटन को प्रेस करोगे किसी भी पार्टी के लिए, तो एक बीप आती है, इसमें से एक आवाज़ निकलती है। तो वो जो बीप आती है ना, वो काउंट हो जाता है वोट कि किस पार्टी को गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इन्होंने साथ में ये भी लगा दिया है VVPAT, यानी कि इसमें भी वो पेपर वहाँ पे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी और पेपर इसमें गिर जाएगा। तो 2 हो गए ना। तो देखो ये 2 चीज़ें इन्होंने ऐसे क्यों करी है। देखो जो VVPAT सिस्टम है ना, VVPAT सिस्टम दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड। अब एक तरह से इनके पास एक फिजिकल पेपर रिकॉर्ड आ गया। एक तो वो जो प्रेस करेंगे बटन, वो तो बीप जाएगी, वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, साथ में ये पेपर वाला भी रिकॉर्ड आ गया। तो allowing voters to verify that their electronic voters were cast correctly। इससे पता चल जाता है कि जो भी वोट दिया है वो वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि सामने पिक्चर भी आ जाती है। This paper trial provides a backup for the verification and recounting purpose in case of the disputes of failure or the electronic system। तो ये एक तरह से ना बैकअप है VVPAT। एक तरह से, एक तो वैसे तो काउंट हो रहा है, लेकिन एक तरह से ये भी बैकअप है। अगर किसी को ये लगता है कि सही से काउंटिंग नहीं हुई है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट आपस में हो जाता है, तो इसके थ्रू जो है ना, फिर पेपर के थ्रू काउंट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बैकअप है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि जो EVM है, अगर वो फेल हो गया, अगर उसने सही से काम नहीं किया, तो कोई भी वजह हो सकती है ना, तो उस केस में जो VVPAT है फिर वो वहाँ पर काम आता है।
अब देखो यहाँ पे जो नीचे हम पढ़ने वाले ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको याद होगा अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, इधर है ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब इलेक्शन की डेट डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपना प्रचार कर रहे होते हैं अपनी पार्टी का कि हमारी पार्टी ये सब करेगी, हमारी पार्टी ये सारी फैसिलिटीज़ देगी, तो कुछ पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो उसको फिर बंद कर देते हैं जैसे ही जो वोटिंग की डेट है वो डिसाइड हो जाती है। तो इसी चीज़ को ना अब हम डीपली यहाँ पे नीचे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये वही है टॉपिक जिसको अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जिसको MCC कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द कोड इज फॉलोड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिस्टिंग द डूज एंड डोंट फॉर लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट दैट मस्ट बी एडहर टू। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी लीडर्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, तो उनके लिए MCC के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। कौन से काम वो कर सकते हैं, कौन से काम वो नहीं कर सकते, एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए उनको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हैं कुछ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ कोर्स हैं यहाँ पे। पहला है देयर आर रूल्स दैट द पार्टी इन द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो, कुछ ऐसे रूल हैं जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट पार्टी को। दिस एंश्योर दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से अवेलेबल होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ को, उन सारे रिसोर्सेज को जो है इलेक्शन के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन्होंने बताया है, नो न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर बी अनाउंस्ड दैट मे बी इन्फ्लुएंस वोटर। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो हमारा MCC है, ये MCC उस टाइम के लिए होता है जब इलेक्शन की जो डेट है ना डिसाइड हो जाती है, उससे कुछ दिनों पहले ये जो है MCC जो है इसको, ये जो कोड होता है ना, ये आप उनको फॉलो करना पड़ता है। ये हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे कि मान लो कि इलेक्शन जो है अभी 3 महीने बाद होने वाले हैं या इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाले हैं, तो 2 महीने पहले तो जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं, जो भी उनको बातें कहनी है कि वो जो फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं लोगों को, वो सारी बातें वो बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड हो जाती है, उससे पहले 20 दिन या 25 दिन या हो सकता है 15 दिन, ऐसे कुछ दिन होते हैं, उनके बीच में फिर वो ये सारे काम नहीं कर सकते। फिर उनके बीच में वो जाके ऐसे प्रचार नहीं करेंगे कि हम आपको ये स्कीम देंगे या हम आपके लिए ये करेंगे। उस टाइम पे ये सारे काम फिर नहीं होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट फिर वो लोगों को नहीं बताएंगे, कोई भी नई चीज़ जो है फिर वो अनाउंस नहीं करेंगे किसी भी वोटर को। यानी वोटर मतलब कौन होते हैं, जो हम लोग जो वोट देने वाले होते हैं। फिर वो आके हमें ये सारी बातें नहीं करेंगे, हमें प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए वो मनाही हो जाती है कुछ दिनों पहले ही। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रेस्ट्रेंट टू एंश्योर दैट द इलेक्शन टेक्स प्लेस पीसफुली। यानी कि सभी काम जो हैं वो बहुत ही विवेक से और बहुत ही संयम से जो है उनको वो इलेक्शन के टाइम पे करने होते हैं, ताकि सारा काम जो है वो पीसफुली जो है वो हो सके। तो ये जो उम्मीद है वो कैंडिडेट से लगाई जाती है कि वो सभी काम को बहुत ही विवेक और संयम से करेंगे और उनको करना। ये देखो ये MCC के अंदर आती है बात, ठीक है। पहली बात तो ये हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये आती है MCC में। दूसरी बात कि उनको सभी काम संयम और विवेक से करने होते हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स थ्रू गिफ्ट इन रिटर्न फॉर वोट्स इज पनिशेबल। अगर किसी को ये देख लिया जाए कि जैसे कि आपने कई बार ऐसा होता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटिंग के टाइम पे क्या होता है ना, कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको जाके कुछ गिफ्ट देते हैं। या तो उनको कुछ कपड़े दे देंगे या फिर उनको कुछ खाने का सामान दे देते हैं या फिर उनके घर में कुछ ग्रॉसरी या राशन का सामान डाल देते हैं कि वो लोग ना उन लोगों को खरीदते हैं कि आप ना हमें वोट देना, ऐसे करके वो लोग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है ना
किसी को भी ऐसे नहीं कि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं वोटर को। वोटर कौन होता है? जो वोट देने वाला होता है। आप उसको गिफ्ट के थ्रू उसको प्रभावित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो वो पनिशेबल होता है, फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है इसमें। देखो यहाँ पे उन्होंने यही कुछ पिक्चर्स दिखाई है कि ऐसा नहीं आप कर सकते कि लोगों को आप कपड़े गिफ्ट करो या फिर आप अब्यूजिंग लैंग्वेज, कुछ गलत बोलो, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो जो है वो प्रचार नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे दिखाया है। तीसरा, इसमें बोला है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसे दे के खरीद रहे हो कि आप हमें वोट दो, हम आपको 500 रुपये देंगे या 500 देंगे, हम 1000 देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों की जो है MCC में जो है वो देखता है कि ये सारे काम जो है वो नहीं होने चाहिए। वाई डू यू थिंक दीज माइट बी वॉयलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमने जितनी भी चीज़ें ऊपर पढ़ी, अब इन्होंने पूछा कि आपके विचार से ये जो हमने ऊपर पढ़ा कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने पढ़ा, इसका जो उल्लंघन है वो क्यों हो सकता है। कि मतलब कि इन्होंने बोला कि आपको ये भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना, लेकिन लोग अगर फिर भी करते हैं तो ये इसका उल्लंघन होने का रीज़न क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो करेंगे। तो आगे अभी हम पढ़ लेते हैं डोंट मिस आउट। यहाँ पे लिखा है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज अडॉप्टेड इन केरला इन 1960। जो है ना, ये जो अडॉप्ट किया गया था ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये केरला में किया गया था 1960 में। वॉलेंट्रियरली अप्रूव्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया था कि ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है, ये सब होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इलेक्शन से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द ECI सर्कुलेटेड into political parties during the 1962 general elections, and from 1991 the ECI become protective in ensuring the observance of the MCC। अब 1962 में देखो, 1960 में तो केरला में था, धीरे धीरे ये 1962 में ना ये जो सर्कुलेट था, ECI सर्कुलेट जो था, जो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने इसको क्या करा, धीरे धीरे सभी पार्टीज में कर दिया। पहले तो सिर्फ केरला में था और इन्होंने ये जो है धीरे धीरे सभी पार्टीज में कर दिया। इलेक्शन एंड द फॉर्म 1991 जो ECI था वो बिकेम प्रोटेक्टिव इन इंश्योरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द MCC। अब इसमें जो ECI है वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, कि इन्होंने ये चीज़ ना सब जगह पे फिर वो अलाउ जो है वो अलाउ कर दी कि ये जो है MCC जो है वो अब सब जगह पर होगा। ठीक है, तो पहले कहाँ था, केरला में 1960 में, और इससे क्या हो रहा था, इससे जो है और भी ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन हो रही थी, यानी कि जो इलेक्शन होंगे वो और भी जो है अच्छे तरीके से होंगे, जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी उनके थ्रू। डोंट मिस आउट में हम पढ़ेंगे TN सेशन के बारे में। जो TN सेशन थे बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 1990, यानी कि 1990 में वो इंडिया के अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ही ब्रॉट इन रिफॉर्म टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन अमंग दैम। अब उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सुधार किए किस चीज़ में, कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सुधार करे। कैंपेन्स टू फॉलो द प्रिसाइज रूल्स, वोटर ID एलिमेंट्स, प्रॉक्सी वोटिंग एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स। अब उन्होंने किन किन चीज़ों का देखो ध्यान किया। उन्होंने तो सबसे पहले उन्होंने काफ़ी जो है इसमें सुधार करे। अब कौन कौन से सुधार किए उन्होंने कुछ हमें यहाँ पे बताए गए। तो पहले तो उन्होंने ये किया कि जो इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं उनको बहुत ही सटीक तरीके से जो उसका पालन करने के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर बिल्कुल जो इनके जो रूल्स हैं, उन्होंने बोला कि बहुत प्रिसाइज जो रूल है बिल्कुल सटीक तरीके से उसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो वोटर ID है, अगर आपने देखा हो आपके घर में, आपके बड़ों के अगर आपने वोटर ID देखे हो, जब वोट डालने जाते हैं तो वोटर ID को साथ में लेके जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि वोटिंग के अंदर जो है ना, उन्होंने उसमें जो प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम था ना, उसको उन्होंने ख़त्म कर कर उसकी जगह पर उन्होंने वोटर ID जो सिस्टम था उसको उन्होंने लागू किया कि जो है वोटर ID कार्ड्स होने चाहिए जिसके थ्रू जो है वो वोट्स डलेंगे। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करें। ये भी वो जो है इसके ऊपर कड़ी निगरानी वो रखते थे कि इस पर ज़्यादा खर्चा वो लोग ना करें। TN session work hard to protect the right of voters and is often remembered as the officer who made Indian election fair, transparent and fearless। जो TN सेशन थे उन्होंने बहुत ही जो है इस पर मेहनत करी
काफ़ी काम किया कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी। और उन्हें जो है अक्सर याद किया जाता है, किस रूप में उनको याद किया जाता है कि वो उनको जो है एक ऐसे भारतीय चुनावों के लिए जो उन्होंने काम किया कि जो चुनाव हैं वो बिल्कुल फेयर, मतलब निष्पक्ष होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने चाहिए और निडरता से होने चाहिए। तो इन्होंने जो है ये सारे काम जो है वो किसके लिए किए? वोटर्स के लिए किए, हम लोगों के लिए किए। और काफ़ी वो इस चीज़ में स्ट्रिक्ट थे, वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करे इलेक्शन के लिए, और जो वोटर्स हैं उनको, उनके जो अधिकार हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें। और साथ में उन्होंने वोटर आईडी जो कार्ड्स जो हम देखते हैं वो भी जो उन्होंने बनवाए, उस टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किए। उससे पहले कुछ प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम होता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज द नेक्स्ट इलेक्शन इन द रीजन्स वेयर यू आर लोकेटेड। अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे वो आपको बताना है। अब आप किसी वो स्टेट के हो या कोई आपका जहाँ पे भी आप रहते हो वो अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत है, क्या है वो भी आपको बताना है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे समझेंगे अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया, अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसको यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है। इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हम यहाँ पर जो इलेक्शन देखेंगे वो लोकसभा के देखेंगे और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इलेक्शन इन इंडिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं ना वो एक त्यौहार की तरह होती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो है एक उनके लिए एक त्यौहार वाली बात होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे देश का जो नागरिक है उसको ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके फ्रीली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी से, निष्पक्ष रूप से जो है वो उसको चुने। ये हर एक नागरिक के पास इंडिया में अधिकार होता है। ये वो समय होता है, इसलिए उसको एक त्यौहार का समय वो लोग मानते हैं। We know that India follow the parliamentary system of government where citizens participate in various level of election। हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे सरकार के अंदर है उसको फॉलो करते हैं, जहाँ पे जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस लेवल ऑफ इलेक्शन के जो अलग अलग लेवल हैं। कौन कौन से लेवल हैं इलेक्शन के? यानी कि हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जो कि नेशनल लेवल है यहाँ का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी हमारे यहाँ के जो देश के नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में जो लोकल बॉडीज़ के भी जो इलेक्शंस होते हैं जो शहरों में, गांव में होते हैं, हमारे देश के नागरिक जो हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। 3 तरह के उन्होंने लेवल यहाँ पे हमें बताए हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज और फॉर अ लोकसभा इलेक्शन। अब हमारे इंडिया को जो है ना 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको बताया था कि एरियाज़ होते हैं ना, हमारे लोकसभा के अंदर 543 ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरिया हैं जहाँ से इलेक्शन लड़े जाते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट टू द लोकसभा आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा से कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वो उनको कैसे जाना जाता है? MP के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट जीत जाता है ना लोकसभा से, जो इलेक्शन होते हैं और जो उनके अंदर कैंडिडेट जीत जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जिसको MP कहते हैं। इसी तरीके से जो स्टेट असेंबली से इलेक्शन जीतता है जो भी कैंडिडेट, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसको कि MLA कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो वोट देते हैं हम MP चुनते हैं और MLA को जो है वो चुनते हैं, 2 लोगों को चुनते हैं। साथ में जो है छोटे छोटे शहरों में, गाँव में भी जो है MCD के भी आपने सुने होंगे कि इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग MP और MLAs को चुनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भी हम लोकसभा की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की। ठीक है, तो हमने जो लोग चुने किस में चुने? एक MP, एक MLA। लेकिन जब राज्यसभा की बात होती है तो फिर जो राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको यहीं पे थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आगे आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जब लोकसभा में हमने MP और MLA को चुन लिया, तो जब राज्यसभा के इलेक्शन होंगे ना तो वहाँ पर फिर हम लोग वोट नहीं दे सकते। वहाँ पर जिस भी हमने MP और MLA को चुना होगा वो जो है फिर वो राज्यसभा के अंदर
वोट देते हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट वोट वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होगा वो मैं आपको आगे डिटेल में, आगे हमारा टॉपिक राज्यसभा उसमें पूरा समझाऊंगी, लेकिन यहाँ से अब इतना समझ लो ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग सिर्फ MP और MLA को चुनते हैं, फिर ये MP और MLA जाके जो है राज्यसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं उनमें वो आगे लोगों को चुनते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे इंडिया के अंदर कि जो हम MP और MLA को चुन रहे हैं, ये हमारा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे इंडिया में, जिसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर वही कैंडिडेट जीतते हैं जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। इसको, ये कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा अपने एरिया से। इसका मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसको 50% वोट मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि गुरमत का हमने पढ़ा था, जो हमने ऊपर स्कूल का देखा था, अब उसको 33 में से 12 वोट मिले थे, लेकिन वो फिर भी जीत गई। उसको 50% वोट तो नहीं मिले ना। सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर मान लो किसी एरिया में से 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं, और उन 5 कैंडिडेट में से जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे उस एरिया में वो जीत जाएगा, चाहे उसको 50% ना मिले हो। समझ में आ गई इतनी बात? डोंट मिस आउट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द सर्वल नेम्स इन रीजन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं जगह पे इसको विधानसभा बोला जाता है और कई जगह पे इसको नियमा सभा जो है इसको बोला जाता है। आपके स्टेट में क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट, जब वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, यानी कि जो भी पार्टी जीती है वो अपनी सरकार बनाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, द पॉलिटिकल पार्टी और अ कोलिनेशन विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ द सीट इन द लोकसभा फॉर्म द नेशनल गवर्नमेंट। अब जो भी पार्टी जीती है, अब कई बार क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें जितनी सीट्स चाहिए होती हैं, अगर उससे कम सीट्स मिली हैं तो उतनी सीट, मान लो कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमें मान लो अगर 200 मान लो 43 सीट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन सीट्स कितनी मिली है? इलेक्शन हो गया, कितनी सीट्स जीती हैं? 200, या मान लो 234 जो हैं वो सीट्स इनको मिली हैं। किसी भी पार्टी को 234 मिली है, लेकिन उनको कितनी चाहिए थी? 243 चाहिए थी। अब कुछ सीट्स कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो इनके साथ मिल जाती हैं, इनके साथ कुछ पार्टी जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 9 सीट्स कम है, तो कुछ छोटी छोटी पार्टीज जो होती हैं जो इनके साथ जुड़ जाती हैं और मिला के मान लो वो 243 सीट्स कंप्लीट हो जाती है। या तो ये भी हो सकता है कि जो टोटल 243 सीट्स जो हैं वो जीत जाए, तो उनकी पार्टी बन जाएगी। अगर 243 में कुछ कम रह जाती हैं तो 5 जो छोटी छोटी पार्टीज होती है ना वो आपस में फिर मिल जाती हैं, उसको बोला जाता है कोलिनेशन। जैसे लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो यहाँ फिर आपस में मिलके एक पार्टी बना लेती है। या तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है जिसको पूरी सीट्स मिल गई, अगर नहीं मिली तो उसके साथ कुछ पार्टीज जुड़ के पूरी एक पार्टी बन जाती है। यानी कि जिसको मेजोरिटी मिलती है लोकसभा के अंदर, फिर उनकी क्या बनती है? नेशनल गवर्नमेंट जो है वो उनकी लोकसभा में राष्ट्रीय सरकार जो है फिर वो बनती है, ठीक है। इसके साथ लिखा है, द लीडर ऑफ दिस मेजोरिटी टिपिकल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो फिर इनका लीडर होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी तरीके से जब स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं और उनकी जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसमें से चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इन्होंने बोला है क्या डिफरेंस है MP और MLA के? MP और MLA में क्या डिफरेंस है? MP रिप्रेजेंट अस द नेशनल पार्लियामेंट। अब जो MP है वो नेशनल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि MLA जो है वो स्टेट असेंबली को रिप्रेजेंट करता है। ये नेशनल को करता है, ये स्टेट को करता है। बोथ आर चूजन थ्रू द सिमिलर इलेक्टोरल प्रोसेस, लेकिन दोनों जो है सेम ही इलेक्टोरल प्रोसेस से होते हैं। देखो यहाँ पे जो MP और MLA है ना, हम यहाँ पे ऊपर पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना लोकसभा नेशनल लेवल, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल। तो यहाँ पर यही बात हो रही है ना, देखो जब MP की बात हो रही है तो नेशनल लेवल की बात हो रही है, यानी कि लोकसभा की बात हो रही है। जब स्टेट की बात हो रही है, MLA की बात हो रही है, तो स्टेट असेंबली, यानी कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ से हमारा MLA चुना जाता है। लेकिन दोनों जो है सेम प्रोसेस से ही, सेम वोटिंग से ही चुने जाते हैं। इफ़ अ पार्टी और अ कोलिनेशन विन मेजोरिटी ऑफ द सीट इन द लोकसभा, अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी जो जीतती है तो वो नेशनल गवर्नमेंट जो उनकी बनती है, उनका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
इसी तरीके से स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, जो उनके अंदर पार्टी जीतती है, जितनी भी मेजोरिटी उनको सीटों को मिलती है, तो उनके अंदर जो उनका लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे लोकसभा में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में जो भी पार्टी जीतती है उनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो स्टेट लेवल पे जीतती है उनका जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। इतना समझ में आ गया आपको। आगे लिखा है कि हमने जो ऊपर 5.11 में देखा था, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन का ही जो है, इलेक्शन अपार्टस मतलब उसका ही एक हिस्सा है। इट प्लेज, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ जर्नल में या स्टेट इलेक्शन में नहीं करता, बल्कि ये जो छोटे छोटे जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना लोकल बॉडीज़ में, सब जगह इनका सेम रोल ही होता है, जो कि ईसीआई के अंदर जिसको ये हेल्प करता है। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो ईसीआई को जो है हेल्प करता है छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर भी जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर। और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ही जो है इलेक्शंस होते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है यहाँ पे वोटिंग वगैरह जो होती है सब कुछ उन्हीं के थ्रू होती है। यानी कि अगर हम कहें तो हम इंडिया में अगर देखें कहीं पे भी जो भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू ही होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के इलेक्शंस हो या कोई बड़े लेवल के इलेक्शंस हो। तो आपके यहाँ पे कौन है एमपी एमएलए आपके एरिया में, वो आपको बताना है, और कौन सी पार्टी जो है, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करता है। अगर आपके यहाँ का जो एमपी है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, एमएलए कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, वो बताना है, और उनके जो है कंसर्न भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो इसकी क्वेश्चन के आंसर ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी तक हमने ऊपर लोकसभा और स्टेट लेवल के इलेक्शंस देखे थे। अब यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट इलेक्टेड टू द राज्यसभा आर ऑल्सो नोन एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे जो राज्यसभा के भी जो कैंडिडेट जो इलेक्ट होते हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जैसे कि लोकसभा में कहते हैं। लोकसभा में भी जो कैंडिडेट इलेक्ट होते थे उनको भी क्या कहते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो ये कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो चुने जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लोकसभा में देखा था, जो भी एमपी सिलेक्ट होता था हम लोग उनको वोट देते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी जो होते हैं, वो जो इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है इलेक्ट होते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि हमने जो ऊपर एक सर्वोदय स्कूल का देखा था ना, कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, 3 बच्चे खड़े हुए थे जिसमें से एक सिलेक्ट हुआ था। तो इमेजिन दैट द स्कूल इज सेटिंग अप अ स्पेशल काउंसिल एट द स्कूल लेवल। अब ये इमेजिन करो कि स्कूल ने एक सेटिंग करी है, उन्हें एक स्पेशल काउंसिल जो है वो उन्होंने क्या करा है, स्पेशल काउंसिल है जो क्या करेगी, आगे का जो लेवल है स्कूल का। इमेजिन दैट द स्कूल इज सेटिंग अप अ स्पेशल काउंसिल एट द स्कूल लेवल। इफ द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इट वुड बी अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अभी क्या हुआ था, जब हमने ऊपर देखा था, जो क्लास के अंदर रिप्रेजेंटेटिव 3 खड़े हुए थे, उसके अंदर जो है उन बच्चों ने वोट दिया था, और एक जो है उसमें से गुरमुत जीती थी उसके अंदर। लेकिन इन्होंने बोला अगर मान लो स्पेशल काउंसिल कोई हम यहाँ पे स्कूल के लिए कोई स्पेशल काउंसिल रख देते हैं, अब बच्चे वोट नहीं देंगे। जो स्पेशल काउंसिल रखा गया है, स्पेशल काउंसिल मतलब वो 3 या 4 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, 5 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है। वो जो अब स्पेशल काउंसिल है वो जो है क्लास के लिए रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। यानी कि पहले तो बच्चों ने खुद ही कर लिया था, तो वो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। लेकिन अब स्पेशल काउंसिल रखी जा रही है जो क्लास के लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगी, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ गया। इसी तरीके से जब लोकसभा की या स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं वो तो हम सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन जो राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनके जो एमपी या एमएलए होते हैं वो हम लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कौन करता है, देखो, ऑफ द 445 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जैसे कि राज्यसभा के अंदर 445 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 333 जो इलेक्ट किए जाते हैं ना, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबल्स यानी कि एमएलए द्वारा जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। यानी कि 245 टोटल मेंबर हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 हम तो नहीं उनको इलेक्ट कर रहे। कौन इलेक्ट कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए जो हम लोगों ने ही चुने थे वो ही जो है वो क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर 233 मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है,
वो एमपी और एमएलए तो हमने ही चुने थे, अब वही एमएलए क्या कर रहे हैं, आगे जाके राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। 233 तो एमएलए करते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट जो है उसको नॉमिनेट करते हैं। ईच स्टेट इज लोटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब ये डिपेंड करता है कि जिस भी स्टेट के अंदर राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे कितनी सीट्स हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा होंगी, पॉपुलेशन कम है तो सीट्स भी कम होंगी। फॉर एग्जांपल, मोर पॉपुलेशन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो सीट्स होंगी ज़्यादा होंगी। जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे सीट्स भी कम होगी। ये बातों को समझ आ गई ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं। जो हमने एमएलए चुने थे वही एमएलए जो है आगे राज्यसभा में मेंबर्स को चुनते हैं और 12 को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस। अब राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ 6 ईयर टर्म। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 साल का टर्म होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर, इसके अंदर से जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर, हर 2 साल में वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस हाउएवर इन द वोटिंग प्रोसेस। हालांकि वोटिंग प्रोसेस के अंदर एक अलग तरीके का यहाँ पे लिखा है, एक तरह से एक डिफरेंस होता है। एक इसके अंदर मतदान जो प्रक्रिया होती है ना उसके अंदर एक अंतर होता है। इट इज़ यूज्ड व्हाट इज़ कॉल्ड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल वे टू ऑफ इंश्योरिंग दैट स्मॉलर स्टेट ऑल्सो गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ये इसलिए होता है ताकि जो छोटे स्टेट्स होते हैं ना उनको भी जो है राज्यसभा के अंदर सही तरीके से उनको सही जो प्रतिनिधि मिल सके, इसलिए ये किया जाता है छोटे स्टेट्स के लिए। यू विल लर्न, इसके बारे में जो है आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे हमें बता रखा है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो एमएलए है वो इनडायरेक्ट यहाँ पे जो इलेक्शंस करता है जिसके अंदर 236 सीट्स जो है राज्यसभा मेंबर्स के अंदर वो एमएलए इलेक्ट करता है और 12 को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलए। एमएलए के थ्रू जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। वाइल द प्रेसिडेंट जो है 12 को जो है वो नॉमिनेट करता है। सीट एलोकेशन के अंदर है। अब सीट्स कैसे इलेक्ट होती है हमने ऊपर पढ़ा, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ज़्यादा सीट्स होंगी, जहाँ कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे कम सीट्स होंगी। राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी होता है जिसका 1/3 जो है वो रिटायर्ड होता है हर 2 साल के अंदर। एमएलए वोट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है जो एमएलए देता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। वो सिंगल मतलब एक इंसान जो है वो जो सिंगल देता है। और इसके अंदर जो रैंकिंग कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस, जिसको ज़्यादा रैंक मिलता है उसी को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। यानी कि ये लोग एमएलए जो 233 जो मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं तो जिसको ज़्यादा रैंक मिलता है वही जो है फिर वो आगे सिलेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन कैसे होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। अब जो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना उनको आम लोग जैसे हम लोग जो हैं ये लोग हम लोग मिलके जो है इनको इलेक्ट नहीं करते। इसकी बजाय जो है ना एक इलेक्ट्रोल कॉलेज जो है वो फॉर्म किया जाता है जिसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं। देखो, इनके अंदर जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो होते हैं और जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो होते हैं। दोनों राज्यसभा और लोकसभा के एमपी होते हैं। जो लोकसभा के एमपी हैं वो लोग तो हम ही उनको इलेक्ट करते हैं और जो राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको एमएलए इलेक्ट करते हैं और उन एमएलए को हमने ही इलेक्ट किया होता है। इसलिए जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों एमपी मिलके इलेक्ट करते हैं। और कौन लोग होते हैं उनके अंदर, बाकी जो है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं वो भी होते हैं उसके अंदर। इंडिया फ्रॉम ईच, हर एक इंडिया के स्टेट के एमएलए, यूनियन टेरिटरी के एमएलए, दिल्ली एंड पुडुचेरी के। तो ये सारे जो हैं एक इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो बनता है, जो एक जिसको हम कह सकते हैं एक गठन बनता है इन सब लोगों से मिलके। तो ये सारे लोग मिलके जो हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके अंदर भी जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है
वही सिस्टम जो है इसमें फॉलो किया जाता है। सिंस द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द होल कंट्री, अब प्रेसिडेंट क्या करता है, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना, पूरी कंट्री का होता है। दिस मैटर इंश्योर टू सपोर्ट ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पूरे इंडिया की होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट हर स्टेट वाइज जो हमारी जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की अलग है, पंजाब की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, तो स्टेट वाइज और सेंट्रल सारा मिलके जो है वो लोग जो है इसको इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। द रूल फॉर वोटिंग एंड काउंटिंग आर वेरी एलेबोरेट। द मोर पॉपुलर स्टेट, इसके अंदर जिस भी यहाँ लिखा है वो स्टेट जिसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ से क्या होता है, द मोर पॉपुलर स्टेट हैव ग्रेट से, वी नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल इन द स्टेज। हमें कह रहे हैं अभी इसके अंदर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना है कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके ही जो है उसको इलेक्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे। कौन कौन से ऐसे पीपल हैं, वो लोग जो राज्यसभा के अंदर 12 लोग नॉमिनेट किए गए थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। साथ में वो नॉमिनेटेड पीपल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नॉमिनेटेड मेंबर जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी के अंदर जो नॉमिनेट मेंबर है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक द अबव ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाई आर द कॉमन पीपल नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? अब इसके अंदर बताना है हमें जिन लोगों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि वो लोग जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते, और हम लोग भी जो है आम लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में देखेंगे। इट इज़ बिकॉज दिस इंश्योर दैट ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब यहाँ से ये इंश्योर हो जाता है, ये इसलिए होता है कि इसमें जो डायरेक्टली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, लोगों को जो चुनते हैं, वही जो है आगे जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लेजिटिमेसी है वो मेंटेन रहती है। एज द प्रेसिडेंट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल इनडायरेक्टली बट मीनिंगफुल। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो अगर हम देखें कि आम लोगों की जो समस्या है ना वो एकदम डायरेक्टली तो उनके सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लिखा है कि इनडायरेक्टली होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट के तो पढ़ लिए, प्रेसिडेंट से जो नीचे होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी उन्हीं के थ्रू जो है वो इलेक्ट किया जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगेन द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज। सेम उसी तरीके से होता है। अब इसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे ना, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर थे, चाहे वो राज्यसभा के थे, चाहे वो स्टेट लेवल के थे, जब किसी के भी थे, तो वो जो है इसमें नहीं आ सकते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो उनको जब प्रेसिडेंट को नहीं चुन सकते थे। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ बात कर रहे हैं तो इन्होंने लिखा है कि उनको चुनने के लिए वो यहाँ इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ, दोनों हाउसेस के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उसी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से जो है उसको चुनते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। इफ़ देयर आर सिचुएशन व्हेन द प्रेसिडेंट इज़ नॉट एबल ऑफ डिस्चार्ज देयर फंक्शन, अगर मान लो कहीं पे भी अगर वो अवेलेबल नहीं है प्रेसिडेंट, तो उस जगह पे फिर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रोल अदा करता है प्रेसिडेंट का। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें। देखो, चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। अब भारत की चुनाव प्रणाली को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है। हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम, जैसे कि बाकी सभी सिस्टम होते हैं, इट फेस इज शेयर ऑफ चैलेंजेस। अब इसको भी काफ़ी सारी चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इशूज सच एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, यानी कि जो धन का जो लोगों को प्रभाव पड़ता है ना, पैसे से जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पैसे लेके जो वोट देते हैं इलेक्शन के अंदर, इनका भी जो है काफ़ी एक तरह से इनका भी उनको जो है सामना करना पड़ता है। ये भी एक चैलेंज है उन लोगों के लिए। दूसरा, जो कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उनका,
एंड वोटर अपाथी यानी कि जो पर्टिकुलर इन अर्बन एरिया से होते हैं, रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस तरह के जो मुद्दे हैं ना वो हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए खड़े करते हैं। ऐसे जो हैं इस टाइप के जो मुद्दे हैं वो क्वेश्चन अबाउट हमारे जो लोकतंत्र की जो हेल्थ है, जो हमारा लोकतंत्र का जो फ्यूचर है, जो क्वेश्चन हम ऊपर देखे कि धन का प्रभाव पड़ता है, जो कैंडिडेट हैं वो क्रिमिनल होते हैं, तो ये सारे प्रभाव जो हमारे डेमोक्रेसी की हेल्थ और उसके फ्यूचर पर पड़ते हैं। द वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस। अब आगे बढ़ने का जो रास्ता है, मतदाताओं को क्या करना चाहिए कि उनको जो है ज़्यादा जानकारी जो है उनको देनी चाहिए, मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं होने चाहिए, आपस में लोगों मिल के जो है वो काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, स्पेशली जो यूथ हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली। जो स्पेशली यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनको जो वोट हैं उसको बहुत समझदारी से समझना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए। एंड अवेयर द विजिलेंट वोटर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ गार्ड ऑफ द डेमोक्रेसी सिस्टम। और इसके लिए क्या होना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सबसे मजबूत सुरक्षा है। इट स्टार्ट विद आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उनको सही क्वेश्चन पूछने चाहिए, और जो उनके जो स्टार्ट होना चाहिए ना सही क्वेश्चन पूछने से होना चाहिए, और जो उनका एंड होना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से जो है वोट देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। ये यूथ के लिए लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर सारा समझा। नीचे बिफोर वी मूव है वही सब चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और चैप्टर के बीच में जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं उन सब के आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, और ये जो हम नीचे क्वेश्चंस हैं ना इनके भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।